कानून हर सताए का साथी होता है, लेकिन न्याय पैसों के आगे घुटने टेक देता है। सबूत गवाहों का गला घोंटकर खो दिया अपना सम्मान हूँ। हाँ, मैं अंधा कानून हूँ। आज इसी अंधे कानून के बीच फंसी हुई एक स्त्री की कहानी है। ऐसे तो हर लोग उस जमाने में लगभग इनकी कहानी को जानते होंगे, लेकिन कहा जाता है कि इंसान का जो मेमोरी है वो सबसे कमज़ोर होता है। वो धीरे धीरे हर चीज़ को भूल जाता है। आज मैं उन सब के लिए ये कहानी यादगार के रूप में लेकर आई हूँ कि इस एक स्त्री की ऐसी दुर्दशा अंधा कानून में ही हो सकता है, और गंदे राजनीति के कारण इनकी जो हालत हुई वो सुनने वाले के जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो झेलने वाले की रूह कैसी रही होगी। हम सब गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं, लेकिन हम भारतीय की राजनीति इतनी गंदी है कि इसमें आम पब्लिक पिस जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जब संसद में लाया गया, जबरदस्त बहस उस पर छिड़ी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए कहा, मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की गई है। आपने मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया, उसे तोड़ दिया। इन आरोपों पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा। इस दौरान राहुल गांधी के आरोप पर उन्होंने इमरजेंसी के दौरान एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता और अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी की कहानी सदन में सुनाई। उन्होंने कहा, स्नेहलता रेड्डी को 2 मई 1976 को इसीलिए जेल में डाला गया था क्योंकि वह सोशलिस्ट थी, कोई वाजपेयी नहीं थी। तब उन्होंने जेल में झेली पीड़ा को अपनी डायरी में लिखा था, जिसे उन्होंने पढ़कर सुनाया। साथ ही कहा वह अस्थमा की पेशेंट थी, लेकिन उन्हें दवा तक लेने की इजाज़त नहीं थी। स्नेहलता रेड्डी बेहिसाब अत्याचार केवल इसीलिए किए गए क्योंकि वह बड़े समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की मित्र थी, जिन्हें इमरजेंसी के समय पुलिस पकड़ने की कोशिश में थी। भारत के इतिहास में इमरजेंसी एक काला अध्याय है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की थी। 25 और 26 जून 1975 की रात इंदिरा गांधी के आदेश पर राष्ट्रपति फारुखुद्दीन अली अहमद के दस्तक के साथ देश में आपातकाल लागू हो गया था। यह इमरजेंसी 21 मार्च 1977 को खत्म हुई, यानी 19 महीने तक देश में इमरजेंसी लगी रही। 19 महीनों में लाखों लोगों को जेल हुई और बेवजह यातनाएं दी गई। कौन थी स्नेहलता रेड्डी? स्नेहलता एक भारतीय अभिनेत्री, निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिन्हें कन्नड़ सिनेमा, कन्नड़ थिएटर, तेलुगु सिनेमा और तेलुगु थिएटर में उनके कामों के लिए जाना जाता है। स्नेहलता का जन्म 1932 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। स्नेहलता का कसूर बस इतना था कि उन्होंने औपनिवेश शासन का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने अंग्रेजों से इस हद तक नाराजगी जताई थी कि वह अपने भारतीय नाम पर लौट आई और केवल भारतीय कपड़े पहनती थी। स्नेहलता का विवाह कवि, गणितज्ञ और फिल्म निर्देशक रामा रेड्डी से हुआ था। दंपति प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और एक कार्यकर्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के लिए समर्पित थे। पर राजनीति तो राजनीति है, ये वो दलदल है जहां एक बार फंसने के बाद इंसान का निकलना नामुमकिन है। स्नेहलता पर आरोप लगाए गए थे कि वह डायनामाइट से दिल्ली में संसद भवन और अन्य मुख्य इमारतों को धमाका कर उड़ाना चाहती थी। हालांकि आखिर में इनमें से कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी के एक्ट के तहत स्नेहलता की कैद जारी रही। मीसा एक्ट वही एक्ट है जिसके तहत आपातकाल में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थीं। कुलदीप नैयर साहब की किताब इमरजेंसी रिटोल्ड में स्नेहलता रेड्डी के साथ हुए अत्याचार का जिक्र किया गया है। किताब में लिखा है कि जब एक्ट्रेस को जेल में बंद किया गया था तो वह एक ऐसी कोठरी थी जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति रह पाए।
उस कोठरी में पेशाब घर की जगह पर कोने में एक छेद बना हुआ था और दूसरे छोर पर लोहे का एक जालीदार दरवाजा लगा हुआ था। स्नेहलता ने कारावास के समय कई रातें फर्श पर सोकर गुजारी थी। पूरे 8 महीने तक एक फेक केस में स्नेहलता को असीम प्रताड़नाएं दी गई। जेल में उनके बगल की कोठरी में बंद किए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। उन्होंने भी बताया कि कारावास के समय उन्हें किसी महिला के चीखने की आवाज़ सुनाई देती थी। बाद में पता चला कि वह कन्नड़ अभिनेत्री स्नेहलता थी। इसी तरह उन्हें 8 महीने जेल में सड़ने के बाद रिहाई के 5 दिन बाद उनकी मौत हो गई। एक्ट्रेस अस्थमा की मरीज थी, इसके बावजूद उन्हें जेल में कठोर सजा दी जा रही थी और उपचार भी नहीं किया जा रहा था। यह बातें स्वयं स्नेहलता ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के सक्षम रखी थी। जेल में तबीयत बिगड़ने के कारण 15 जनवरी 1977 को उन्हें पेरोल पर रिहा कर दिया गया था। रिहाई के 5 दिन बाद ही 20 जनवरी को हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। आप सोच सकते हैं ऐसी थी हमारी कानून व्यवस्था। आज भी कुछ खास सुधार नहीं है महिलाओं के लिए, लेकिन उस समय तो एक महिला प्रधानमंत्री थी। तब हमारे देश की ऐसी स्थिति थी कि किसी बेगुनाह को इस तरह कठोर सजा कोई कैसे दे सकता है, लेकिन उस समय दिया गया और देने वाले को कुछ भी नहीं हुआ। आज भी उनके जो रिलेटिव हैं आज राजनीति में हैं और वो मुंह उठाकर औरतों की हक की बात करते हैं। क्या ये शोभा देता है? ऐसी राजनीति पर बस 2 लाइन कहना चाहूँगी। गुनाहगार तो रहमत को मुंह दिखा न सका, जो बेगुनाह था वो भी नज़र मिला न सका। हम सब कहते हैं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ लोकतंत्र है, लेकिन महिलाओं के लिए आज भी बहुत कठिन है जीवन। उन्हें बहुत तरह की कानूनी सुविधाएं मिली हैं, लेकिन उन्हें लड़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए वही उनमें नहीं डाला गया, क्योंकि उनकी परवरिश इतनी कमज़ोर की गई है कि वो अपने खुद के लिए भी खड़ा हो नहीं सकती। इसलिए महिलाओं को खड़ा होने की ताकत चाहिए, खड़ा होने की ज़रूरत है। जब तक वो खुद के लिए नहीं लड़ेगी तब तक दुनिया उनके लिए नहीं लड़ेगी। इसीलिए अपने आप के लिए लड़ना सीखो, हिम्मत करो और उठो। स्त्रियां सफल तब होगी जब वो दुनिया को नहीं खुद को बदलना शुरू कर देगी। इसलिए खुद को बदलो, तभी तुम दुनिया को बदल सकती हो।